सो आज हम लोग को क्या देखना था, आज हम लोग को जनरल एंट्रीज़ में ही आगे देखना था। होमवर्क सबने कर लिया, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं? तो होमवर्क में सबसे पहला होमवर्क क्या था? सबसे पहला अगर हम लोग बात करें ट्रांजैक्शन क्या था, तो पहला था 50,000 कैश रिसीव, है ना, रिसीव फ्रॉम रोहन। तो मैंने कल आपको एक एक रूल अलग अलग लिखने के लिए कहा था, बट इस चीज़ को देखो माइंड से भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, गोल्डन रूल होना चाहिए। तो आप कहीं भी साइड में गोल्डन रूल लिख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब गोल्डन रूल जाहिर सी बात है 3 है। पहला तो पर्सनल अकाउंट का है ना, तो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, जी हाँ, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल आपके आंखों के सामने या जहन में होना चाहिए। रियल अकाउंट का होता है क्या, कम्स इन, डेबिट गोज आउट, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, गेन भी लिखते हैं कई लोग, इनकम्स एंड गेन्स एक ही चीज़ है। अब जो ध्यान रखिएगा, तो ये गोल्डन रूल आपके सामने होने चाहिए। अब आपने ट्रांजैक्शन पहला पढ़ा, क्या पढ़ा, कैश रिसीव फ्रॉम रोहन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कैश है, एसेट है। तो बस कैश जैसे आया तो तुमको तुरंत अपने दिमाग से पूछना है, कैश मतलब एसेट मतलब रियल अकाउंट, तुरंत पूछना है ये कैश आ रहा है कि जा रहा है, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो कैश जब रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है, कम्स इन को क्या करते हैं, डेबिट। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिला, कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो हमें मिल गया कैश डेबिट। अच्छा हाँ, एंट्री करते समय इस चीज़ का और ध्यान रखा कीजिए, डेबिट वाली चीज़ को हमेशा पहले लिखते हैं और क्रेडिट वाली चीज़ को हमेशा बाद में, ठीक है ना, ये भी एक रूल है, तो इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अब यहाँ पे देखो रोहन आ गया है, रोहन भी अकाउंट है पर्सन का। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट सिंपल सा कहता है रिसीवर है कि गिवर है। आपको यही पूछना है कि रोहन रिसीवर है कि गिवर है। तो कैश तो हमें उससे मिल रहा है, तो वो गिवर है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो सिंपल सी चीज़ हो गया, रोहन क्या हो गया, रोहन क्रेडिट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एंट्रीज करता जाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया, कैश डेबिट हुआ, रोहन क्रेडिट हुआ। हाउ मच अमाउंट, 50,000 कैश आया, और रोहन ने भी हमें कितना दिया, 50,000 ही, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। खैर नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 1,50,000 रेंट पेड। सबको पता है रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंस है, तुरंत नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ, एक्सपेंस है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो जाहिर सी बात है रेंट एक्सपेंस है, तो हमें ये मिल गया कि रेंट क्या होगा। अच्छा रेंट के आगे अकाउंट तो लगा ही सकते हैं ना, इसके आगे भी अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने से, 1,50,000। अब सर पेड मतलब क्या होता है, कैश पेड, पेड हमने लिखा है, पेड का मतलब ही है, अंडरस्टूड है कि कैश पेड है। तो जाहिर सी बात है पेड है, तो कैश पेड है तो रियल अकाउंट। अब बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से कैश गया, कितना, 1,50,000। हमने खर्चा भी दिखा दिया 1.5 लाख रुपये, कैश भी गई 1.5 लाख रुपये, दैट्स इट, दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, हाउ मच, 4,000। ओके 4,000 में हमने क्या कर दिया, हमने कंप्यूटर सोल्ड कर दिया। अब जरा देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर की बात आ गई, कंप्यूटर यहाँ पे एसेट है, गुड्स नहीं बोलना, क्योंकि गुड्स हमें कहीं नहीं पता कि कंप्यूटर का बिजनेस है, ओके, और कंप्यूटर का नाम है, और कंप्यूटर अगर उसका बिजनेस होता तो इसको ये गुड्स बोलते हैं, है कि नहीं है। हम लोग का जो जिस चीज़ का बिजनेस होता है ना, हम उसको गुड्स कॉल्ड करते हैं, है ना। फिलहाल ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, पुराना कंप्यूटर हम बेच रहे हैं 4,000 रुपये में, है ना। अब जब देखिए कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर क्या एसेट है, रियल अकाउंट, आ रहा है कि जा रहा है, कंप्यूटर जा रहा है, तो कंप्यूटर तो क्रेडिट होगा। सोल्ड तो आ क्या रहा है, तो सर ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, यहाँ नहीं लिखा है कैश कहीं,
तो आप कैसे बोल दिए कैश आ रहा है? सर ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस। यहाँ कहीं किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लिखा है। अगर उधार होता तो व्यक्ति का नाम तो ज़रूर लिखा होता। अगर मैं आपको सामान उधार बेचता हूँ तो आपका नाम लिखूँगा ना, ज़रूर लिखूँगा कि आपका नाम पे इतना रुपये उधारी। यहाँ तो कहीं किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? नगद लेन देन होगा, कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो कैश क्या हो रहा है? जो कंप्यूटर बेचेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? कम्स इन, कैश डेबिट। तो थर्ड एंट्री भी हमें मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़। और कंप्यूटर, अच्छा ओल्ड न्यू मत लिखिएगा, हमारे लिए बस कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट कितने से? 4000। ठीक, दिस वन। नाउ व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? न्यू कंप्यूटर परचेज हाउ मच? 35,000। चलो 35,000 ऐसे लिख देना। तो 35,000 में हमने नया कंप्यूटर परचेज़ किया। तो अगर हमने 35,000 में नया कंप्यूटर परचेज़ किया तो अगेन फॉलो द रूल्स। रियल अकाउंट कंप्यूटर तो रियल है, और कैश भी क्या हो रहा है? जा रहा है। तो क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, कैश जा रहा है। कंप्यूटर आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। हाउ मच अमाउंट? 35,000। कंप्यूटर आया 35,000 का, कैश भी गया 35,000 का। अब जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? 15,000 कैश गिवन टू दीपक। ठीक है, तो हमने 15,000 रुपये कैश दीपक को दिया। तो चलिए कैश आया, कैश बताइए आ रहा है कि जा रहा है? क्रेडिट होगा। दीपक क्या है? दीपक पर्सन रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। दीपक के आगे देखो मैंने अकाउंट नहीं लगाया, नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट मत लगाया कीजिए। नाउ छठवां क्वेश्चन जो देखिए, कमीशन ₹5,000 रिसीव। तो 5,000 रुपये हमें कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ जरा देखिए, कमीशन अगर मिल रहा है तो कमीशन है क्या हमारे लिए? इनकम है। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो कमीशन तो क्रेडिट होगा। पैसा क्या हो रहा है? रिसीव। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, कम्स इन। तो कम्स इन क्या होगा? डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री मिली, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? 5,000। नाउ 7 नंबर, 50,000, हाँ मतलब 50,000 रुपीज़ का, ₹50,000 गुड्स परचेज, वो भी इन कैश। अगर नहीं भी लिखा होता ना तब भी हम कैश ही मानते हैं। ये इन कैश एक्सप्रेस नहीं भी करता, कई बार एक्सप्रेस कर देता है और कई बार इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड मतलब समझ लो, है ना, अपने से। नाउ 50,000 रुपीज़ गुड्स परचेज इन कैश। तो परचेज, गुड्स परचेज आपने पढ़ा है, गुड्स परचेज को हम क्या बोलते हैं? परचेज अकाउंट। और परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है? एक्सपेंस। कई लोग मेरे से ये बहुत डिस्कस किए कि सर गुड्स परचेज करो, गुड्स तो एसेट होती है ना? गुड्स तो क्या होती है? एसेट है। हमारी दुकान में जो गुड्स है वो तो एसेट है। आप ही तो बोल रहे थे जितने भी चीज़ें दुकान में रखा है, स्टॉक है, वो गुड्स है। बिल्कुल सही है। तो सर जब गुड्स खरीद रहे तो वो सर गुड्स है ना, तो गुड्स के हिसाब से उसको रियल अकाउंट लगाना चाहिए आपको रूल। तो कम्स इन आ रहा है गुड्स, तो उस हिसाब से डेबिट होना चाहिए, वो भी सही है। और ये पर आप बता रहे हो खर्चा, तब भी डेबिट सही है। मतलब रिजल्ट तो सेम आ रहा है, बट क्या लगाना है, रियल की नॉमिनल? क्यों रियल नहीं लगा सकते? तो आप लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई करिएगा। याद होगा हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं। दो चीज़ें क्या बनाते हैं? जब कोई भी आपसे ये बंदा क्वेश्चन पूछे, आप उसको सीधा सा एक एग्जांपल दे दीजिए, उससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि नहीं बनाते? सही है। और एक क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। इधर क्या दिखाते हैं? इधर क्या दिखाते हैं? इधर क्या दिखाते हैं? इधर क्या दिखाते हैं?
उससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना, परचेज किधर दिखाते हो, वो तुम्हें खुद ही आंसर देगा। तुम बोलना परचेज किधर दिखाते हो, वो खुद ही बोले सर ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ दिखाते हैं टू परचेज। सेल्स किधर दिखाते हो, सर इधर दिखाते हैं बाई सेल्स। तो तुम उसको खुद ही आंसर उसका मिल जाएगा। अगर वो एसेट होता है तो तुम यहाँ दिखाते ना, यहाँ ना दिखाते, क्यों परचेज इधर दिखा रहे हो, क्यों सेल्स इधर दिखा रहे हो। इज दैट क्लियर? तो सर यहाँ पे स्टॉक तो दिखाते हैं ना, तो याद होगा ये कौन सा स्टॉक दिखाते हो, कौन सा स्टॉक दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक। जब साल के अंत में रह जाता है तब हम उसे एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, और एसेट जब हम ट्रीट करते हैं तभी वो नेक्स्ट ईयर जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ कुछ? ध्यान रखना, मैं एक चीज़ और आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं ये आगे बताता, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। होता क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को मैं बोलता हूँ कब्रिस्तान, है ना, और बैलेंस शीट को मैं बोलता हूँ ट्रॉली। ठीक है, अब मैं इसको कब्रिस्तान क्यों बोल रहा हूँ? साल ख़त्म, सारे खर्चे सारे इनकम क्लोज करो, उसको दफन कर दो। क्यों? क्योंकि नए साल में नए खर्चे होंगे, नए इनकम होंगी और नई प्रॉफिट आएगी। हम पिछले साल के इनकम एक्सपेंसेस का कंसीडर नहीं करते हैं इस साल। सही कि नहीं सही है? तो सर ये साल जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही आज 31 मार्च आई, 31 मार्च को हम क्लोजिंग करते हैं, सबको पता है फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो 31 मार्च को जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनकम्स को दफन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, है ना, वो क्लोज हो जाती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट निकाल के हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट हम कैपिटल में ले आके जोड़ देते हैं, ये ना पढ़ा था, लॉस होता है तो कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों का बस निचोड़ लेके जाते हैं, एक्सपेंसेस इनकम वहीं ख़त्म। फिर नए साल में फिर नए खर्चे होंगे, नई इनकम होगी, नई प्रॉफिट आएगी। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट, सर लायबिलिटी एसेट नहीं ख़त्म होती। सर साल ख़त्म क्या एसेट ख़त्म, मेरे फर्नीचर से ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएगा, छू मंतर। मैंने लोन ले रखा, ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लोन लेते साल ख़त्म, सर लोन ख़त्म, है ना, बट ऐसा होता नहीं है। तो लायबिलिटी एसेट्स ऐसे नहीं ख़त्म होती, लायबिलिटी एसेट्स को हमें ख़त्म करना पड़ता है अगर करना है तो। जैसे लायबिलिटी कैसे ख़त्म होगी, जब हम इसे चुका देंगे तब ख़त्म होगी, और नहीं चुकाएं तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, इस साल नहीं फिर अगले साल की लायबिलिटी। तो कैरी फॉरवर्ड, आई थिंक ट्रॉली का यही काम होता है, इधर से उधर ले जाना। सही कि नहीं सही है? तो इसको बस यही काम ही होता है। हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड अगर करना है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, जो भी चीज़ हम इसमें डाल देंगे ना, जो भी चीज़ तुम डालोगे इसके अंदर बैलेंस शीट में, जो भी उठा के डाल दो, वो अगले साल लेता चला जाएगा, अगले साल चली जाएगी। लेकिन किसी भी चीज़ को यहाँ रख दिए, क्लोज। तो सर एक चीज़ बताओ, दुकान में जो स्टॉक पड़ा वो क्या करना है तुम्हें, अगले साल ले जाना है कि ख़त्म कर देना है? या तो इकट्ठा करो, ठीक है, लगा दो आप, तो यहाँ लगा डाल, यहाँ दे दो, उसको लिख दो। लेकिन हमें नहीं ख़त्म करना, हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना है। देन अब वो है क्या, लायबिलिटी तो है नहीं, मेरे एसेट ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम इसीलिए एसेट की तरह ट्रीट करके उसको नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं। किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ बकाया है, आउटस्टैंडिंग, इस साल नहीं दे पाए मार्च में, अगले साल देना है, अगले साल देंगे, तब भी हम उसको यहीं ले आके रखें, तभी तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी। कोई मैंने एडवांस दे रखा था 31 मार्च को, ख़त्म नहीं ना हुआ है, वो अगले साल भी होगा, तो उसको हम यहाँ दिखा के आगे ले जाते हैं। अब बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अब मेरा मतलब समझ में है, मैं इसको कब्रिस्तान क्यों बोलता हूँ। यहाँ पे दफन की जाती हैं चीज़ें, ख़त्म की जाती हैं चीज़ें। और ट्रॉली इसको मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसको हम ले जाते हैं अगले, मतलब कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ले जाने का काम। ट्रॉली क्या करता है, वहाँ से मट्टी उठाया, यहाँ डाल दिया, है ना, तो दैट इज़ द ट्रॉली। यही बस मेरा टेक्नोलॉजी था कहने का, और कुछ नहीं। अब समझ में आया सब लोग को? तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये परचेज़ वाला, जो कभी कोई आपसे अगर डिस्कस करता है कि क्योंकि मेरे से बहुत से लोग डिस्कस किए ना, परचेज इज़ अ रियल अकाउंट, क्योंकि आपको बता दो हाई स्कूल के बुक में भी आप उठा लोगे ना, वहाँ रियल अकाउंट ही लिखा है।
मैंने 9th और हाई स्कूल की बुक मैंने देखा तो वहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए गुड्स इज़ अ रियल अकाउंट, सो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट जो भी क्रेडिट, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़े थे एग्जैक्टली, बट दैट इज़ नॉट राइट थिंग। हाँ, बचपन में हमें बस ये समझाया था, वहाँ परचेज सेल्स नहीं पढ़ाते ना, वहाँ सीधे बताते हैं गुड्स आ रही तो गुड्स को डेबिट, गुड्स जा रही तो गुड्स को क्रेडिट करो। वहाँ परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट हम लोग को नहीं, हम लोग परचेज सेल्स कब पढ़ना शुरू किया, जब फर्स्ट ईयर में हम लोग पहुँचे थे। हालांकि अब तो कॉमर्स में अगर जाना तो सीधे 11th से सेलेक्ट करना होता है, पहले हम लोग 9th में ही सेलेक्ट करते थे, 9th में ही हम लोग को सेलेक्ट कर लेना होता था क्या लेना है, तो हम लोग 9th से कॉमर्स पढ़े, और आज के बच्चे कब से पढ़ेंगे, 11th से। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई एजुकेशन सिस्टम, अभी गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा चेंज कर दिया, सबने पढ़ा ही होगा न्यूज़। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये 7th वाला हमने किया नहीं सॉल्व। तो गुड्स परचेज किया, इट्स अ परचेज अकाउंट, सो एक्सपेंसेस है, इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अब सर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। लास्ट क्या था, ₹80,000 गुड्स सोल्ड इन कैश। चलिए ठीक है, तो अगर हम 80,000 का गुड्स अगर बेच रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। तो मैं यहीं हटा देता हूँ किसी तरीके से एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज़ करने वाले हैं। कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे गुड सोल्ड को क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम, सो क्रेडिट होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा वो अमाउंट हमने नहीं मेंशन किया था, 50,000 था ये, और सेल्स हमारी 80,000 रुपीज़। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट कैसे करना है, सबके आंसर सही थे, कोई क्वेश्चन गलत हुआ, कोई आंसर गलत था आप लोग का। तो बस यही आइडेंटिफिकेशन ही मेन है, आप आइडेंटिफाई गलत करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमको डेबिट क्रेडिट तो आ गया, हालांकि और भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट अभी हम लोग को बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स। मैं बहुत हार्ड टाइप में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी जो हम लोग एंट्रीज पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल एंट्री। क्या बोलते हैं, सिंपल एंट्री। सर आपने सिंपल दिया इसलिए सिंपल एंट्री कहते हैं कि सिंपल एंट्री कहते ही हैं, नहीं सिंपल दिया हूँ इसलिए नहीं सिंपल कहते हैं। जब हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं और जब एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है तो इसको हम लोग सिंपल एंट्री ही कहते हैं, ठीक है। सर टफ वाले को क्या बोलते हैं, टफ एंट्री, नहीं कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं। अगर 2 डेबिट 1 क्रेडिट हो, 2 से अधिक डेबिट हो या क्रेडिट हो, है ना, इस तरीके एंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। जैसे अभी आपको बताया जीएसटी के साथ कि अगर हमने क्या किया, हमने यही गुड्स खरीदा होता कितने के साथ, 10% जीएसटी के साथ, सॉरी 18% जीएसटी के साथ। मान लो हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया विद 18% जीएसटी, ठीक है। तो क्या होता है सर, तो एंट्री कैसे करते हैं, चलिए गुड्स परचेज तो वही है, खर्चा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख, ठीक है। अब क्या होता है, हम उस पर जीएसटी भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जीएसटी। तो जीएसटी होती क्या है, जीएसटी जो हम दे रहे हैं हमारे लिए है क्या वो। अब आपको इसके लिए जीएसटी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी में 2 तरह के डीलर होते हैं, एक कंपोजिट और एक रेगुलर। जो कंपोजिट होता है वो तो जो भी जीएसटी दे रहा है सब कॉस्ट में जोड़ लेता है, सब उसकी लागत हो गई, यानी वो 18% भी सीधे यहाँ दिखाता है 1,18,000 रुपये, उसको जीएसटी अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो रेगुलर डीलर होता है, जो भी उसमें जीएसटी उसने खरीदते समय दिया है वो उसके लिए वो एसेट है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ये टैक्स का पैसा उसको वापस करेगा। ये जो जीएसटी उसने दिया ना 18%, ये उसको वापस मिलेगा, इसके लिए वो इसीलिए वो उसके लिए एसेट होती है। तो ये जीएसटी भी क्या है, एसेट है। जीएसटी भी इसके पास ये एसेट आ रही है ना, जीएसटी नाम की एसेट। तो ये क्या दिखाता,
जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब आप सभी को पता होगा जीएसटी में भी दो तरह, हाँ जब खरीदोगे तो तुम्हारी एसेट क्रिएट हो रही है ना, क्रिएट हो रही है। क्रिएट मतलब क्या, प्लस, प्लस का मतलब क्या, आ रही। तुमको ऐसे समझना पड़ेगा। लेकिन यही अगर मॉडर्न कंसेप्ट तुमको समझाता तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं, जो तुम्हें लगा ना कि आ कहाँ रहा है सर, ये एक एसेट क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग यही कहते हैं प्लस माइनस, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो फिलहाल जीएसटी, अब आपको पता है जीएसटी में भी दो है। अगर हम अपने स्टेट में खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी। इतना तो पता है सबको, कॉमन से इतना तो सबको क्लियर है। अब इसमें भी 9% कर लेते हैं। मान लो अपने स्टेट में खरीदे हैं तो क्या लिखते हैं, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9000, एसजीएसटी अकाउंट ये भी डेबिट, कितने से 9000 टू कैश अकाउंट या बैंक। अब इतना बड़ा अमाउंट हम कैश तो देंगे नहीं, ध्यान रखिएगा 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट हम कैश नहीं कर सकते। सो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट में शब्द यूज़ कर लेता हूँ। कितना होगा 1,18,000। हाँ जब हम दे रहे हैं तो, ले रहे हैं तो उल्टा करना, क्रेडिट हो जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या कितने डेबिट्स हुए हैं, 3 चीज़ें डेबिट हुई हैं, एक चीज़ क्रेडिट हुई है। इस तरह के एंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्रीज। क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी और परचेज को दोनों को साथ में दिखाया गया है। हम चाहे तो जीएसटी को अलग दिखाते हैं और परचेज को अलग दिखाते हैं, लेकिन इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। क्लियर, चलिए। तो जीएसटी वाला पॉइंट थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, जीएसटी वाला पॉइंट मैंने जीएसटी डाल करके थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया, मेरे को जीएसटी का एग्जांपल देना ही नहीं था। चलिए तो मैं दूसरा कंपोनेंट की एंट्री आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए आज 31 मार्च है। सर आज 31 मार्च का है, आज 3 सितंबर है। चलिए आज 3 सितंबर है। आज मैंने 2 खर्चों का पेमेंट किया। मैंने एक रेंट का पेमेंट किया, मैंने एक बिजली का बिल का पेमेंट किया, है ना। तो मैंने रेंट पेड किया है, सबको पता है रेंट तो खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सही है। मान लीजिए रेंट कितना दिया 5000, और सर बिजली का बिल भी मैंने आज ही जमा किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये भी डेबिट होगा। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। सर कितना, मान लेते 2000 रुपये। ये 2 एंट्री है। ये कैसे एंट्री आपको दिख रही है, सिंपल है कि कंपाउंड है, जल्दी बताओ। सिंपल एंट्री है। अब इसको मैं कंपाउंड कर दूँ। कंपाउंड करने के लिए, किसी भी एंट्री को मिलाने के लिए, कंपाउंड एंट्री करने के लिए 2 शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। पहली शर्त, 2 शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, सेम डेट में होना चाहिए। तो देखो दोनों ही चीज़ें मैंने कब की है, 3 सितंबर को। दूसरा नंबर, डेबिट या क्रेडिट में कोई ना कोई एक चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और अगर नहीं होता ना तो आप नहीं कर सकते कंपाउंड। आप इन दोनों एंट्री में देखो कोई चीज़ कॉमन है, क्रेडिट साइड में कैश दोनों में है, तो कंपाउंड कर सकते हो। तो एंट्री कैसे बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 5000 सबको पता है, 5000 सबको पता है, सॉरी 2000। यहाँ कितना हो जाएगा, 7000 कैश गया। अब कंपाउंड एंट्री भी समझ में आ गई लगभग। लेकिन कंपाउंड एंट्री कब पास कर सकते हो, अगर वो सारे खर्चे क्या हो रहे हो, सेम डेट में, और सब में कोई ना कोई। आज दिन भर मैंने सारे खर्चे ही किए, आज दिन भर में मैंने 10 तरह के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो मैं 10 को मिला सकता हूँ। मैं लाइन से सारे खर्चों को डेबिट करूँगा और 2 कैश मार दूंगा। दैट्स इट। कितना अच्छा है सर, दोनों रहना चाहिए या फिर दोनों में से क्या चीज़, दोनों कंडीशन होना चाहिए। जितने भी ये दोनों कंडीशन कंप्लीट होने चाहिए। वो सारे ट्रांजेक्शन्स सेम डेट में हो रहे हो, और वो सारे ट्रांजेक्शन्स में कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, तभी आप कंपाउंड कर सकते हो। आज दिन भर मैंने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 10 ठो एंट्री मारोगे कि सिंगल एंट्री मारना चाहोगे, एज यू विश। ठीक है,
लेकिन अगर अलग अलग पार्टी से खरीदे हो तो उसको भी कंपाउंड कर सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टोटल 50,000 टू राम से खरीदा 10,000 टू सुमित से खरीदा 5,000, ऐसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, खैर उसको हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। मेरे को पता है कुछ ज़्यादा हो रहा है, धीरज के लिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि धीरज अभी फ्रेशर है ना अकाउंट्स में। लेकिन मेरे ख्याल से धीरज को ये समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल एंट्री को कैसे हमने कंपाउंड किया, चलिए तो सिंपल एंट्री कंपाउंड एंट्री भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्या पढ़ने वाले, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम लोग डेबिट क्रेडिट करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में क्या चीज़ होना चाहिए, और अगर ब्रेन में नहीं सेट हो रहा है साइड में लिख लो, जैसे मैंने किया। तो हम लोगों ने ये रूल्स हम लोगों ने समझ लिए, रूल्स बहुत ज़रूरी है। रूल्स मैंने बोला अगर तुम्हें नहीं ब्रेन में सेट हो रहा है, जब तुम कभी भी एंट्रीज़ कर रहे हो साइड में कहीं नोट कर दो, देख देख के करो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, देख देख के करो, ठीक है ना, गलत नहीं करो, कोशिश करो गलत ना हो। बाकी अभी जब आप स्टडी कर रहे हो तो अभी तो गलतियां कर सकते हो, मैं खुला छूट दे रहा हूँ, आप गलतियां करो, क्योंकि अभी तो गलती कर सकते हो, लेकिन जब कहीं काम करोगे तो वहाँ गलती करने का चांसेस नहीं है, वहाँ नहीं करना, यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं आपको बता दूंगा क्या गलत है क्या सही। खैर, तो अब हम लोग को जर्नल एंट्री समझना था, मिटा दो इसे, क्लिक करना है। तो ये क्वेश्चंस थे, इसके आधार पर हमने ये जर्नल एंट्री की है, तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जर्नल एंट्री आपको सिखानी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जर्नल। हम लोग आगे रिकॉर्डिंग पे, हालांकि रिकॉर्डिंग तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करना कैसे है जर्नल, और आप सभी को पता है एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, तो उस सिस्टमैटिक मैनर को भी हमें फॉलो करना है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, हम आइडेंटिफाई भी कर लिए थे, मेजरिंग भी कर लिए थे, है ना। अब बात हो रही है रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग करते हैं जिस कॉपी में उसको जर्नल कहते हैं या डे बुक कहते हैं। तो हम लोग जर्नल पढ़ने वाले हैं। तो जर्नल होता क्या है, इट इज़ द फर्स्ट बुक वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, इट इज़ द फर्स्ट बुक वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। कहीं कोई दिक्कत है, ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। क्या है, व्हाट इज जर्नल, इट इज़ अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब शुरू, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं लिखने का, ट्रांजैक्शंस को लिखने का, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बात समझ में आई। तो अगर हम लोग जर्नल कर रहे हैं, सपोज दीपक एक बार आप चलिए मैम से मिल लीजिए। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी। सबसे टॉप पे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए किस कंपनी के बुक्स में लिख रहे हो, अगर नहीं तो कॉपी के ऊपर तो लिख ही देते हो कंपनी का नाम, बस जर्नल हो गया। अब जर्नल का फॉर्मेट हम लोग को थोड़ा सीखना है। ये मैनुअल अकाउंटिंग मैं समझा रहा हूँ अभी, टैली पे नहीं, टैली पे तो बहुत सिंपल है, टैली पे ऐसे ही होता है। अब फॉर्मेट क्या होता है जर्नल के, 5 कॉलम्स हम लोग खींचते हैं। द फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर डेट, क्योंकि डेट बहुत ज़रूरी है, किस डेट में वो ट्रांजेक्शन हुआ। द नेक्स्ट वन इज़ पर्टिकुलर, सबसे चौड़ा कॉलम मैं बना रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट लिखना है, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट, इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। फिर ये मैनुअल अकाउंटिंग के लिए नीड होता है LF, लेजर फोलियो नंबर, देखेंगे इसका क्या यूज़ है। बाकी आप लोगों को पता होगा अमाउंट के 2 कॉलम खुलते हैं, एक अमाउंट डेबिट साइड, एक अमाउंट क्रेडिट साइड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हो गया डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर हो गया पर्टिकुलर, फिर हो गया LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, दिस वन। तो 5 कॉलम्स खुलते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शंस हम लोग 1, 2, 3, 4 को इसको हम लोग मान लेते हैं जनवरी है, 1, 2, 3 जनवरी को हुआ, तो मान लीजिए 1 जनवरी को हुआ, तो सबसे ऊपर पहले तो लिख देते 2020,
हालांकि लिखने का मन नहीं करता क्योंकि ये साल ही बड़ा गज़ब कर रहा है सबके लिए, ठीक है ना। तो इस साल से प्यार कम है, बाकी आप समझ रहे हो क्या चीज़ है हम लोग का, ठीक है। लेकिन क्या करें, इस साल में रहना, हम इससे निकल भी तो नहीं सकते ना तुम। तो 2020, लेकिन हाँ क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है 2020। कोई टेस्ट मैच नहीं देखना चाहता, वनडे भी नहीं, अब तो वनडे भी बोरिंग लगता है, सब लोग 2020 देखना चाहते हैं। तो दिखा रही है इस बार, ऊपर वाला दिखा रहा है 2020 आप लोग को। चलिए देखिए, तो 2020 1 जनवरी ये डेट हमने मेंशन कर दिया। अब इसी एंट्री को देखो कैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने का तरीका, कैश अकाउंट डेबिट, जी हाँ एकदम सही है, ऐसे रिकॉर्ड होता है। राइट हैंड साइड में हम डेबिट लिख देते हैं। अब रोहन को क्रेडिट करना है, तो रोहन को क्रेडिट ना लिख करके हम यहाँ पे क्रेडिट की जगह यूज़ करते हैं टू शब्द। टू क्या हो जाएगा, रोहन, टू रोहन। टू रोहन का मतलब क्या हो गया, रोहन पार्टी है, सो ये क्रेडिट हो रही है, तो टू रोहन लिख दिया, मतलब हो गया क्रेडिट। अब इसके आगे बैठ के क्रेडिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने टू तो लिख ही दिया ना सर, टू तो हो ही गई। 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। बीइंग, अब होता है नीचे क्या लिखते हैं, नीचे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं नरेशन। नरेशन मतलब जो ट्रांजैक्शन हमने किया उसी की डिटेल, उसी की क्या लिखते हैं, डिटेल। और जब भी डिटेल लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में एक तो नरेशन लिखा जाता है, और स्टार्टिंग करते हैं हम किससे, बीइंग से। कई लोग फॉर भी यूज़ करते हैं, बीइंग या फिर फॉर, जो दोनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बीइंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, बस जो किए उसी को लिख दो। हाँ मैनुअल एंट्री ऐसी होती है, ताकि तुम जब टैली पे अकाउंटिंग करोगे तब तुम्हें फ़र्क समझ में आए कि मैनुअल कैसे करते थे, यहाँ कैसे करते हैं, लेकिन कंटेंट पूरे हैं, कंटेंट वहाँ पे भी वही हैं। अब ऐसा मत सोचना कि हम कंप्यूटर पे करते तो कुछ चीज़ मिस करते होंगे, वहाँ पे भी हमें डेट मेंशन करना ही करना है, वहाँ पे भी हमें डेबिट क्रेडिट दिखाना है, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अलग अलग होता ही है ना। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट डेबिट, राइट हैंड वाले को क्रेडिट कहते हैं। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम क्या है, रोहन। रोहन से क्या हो रहा है, ये नरेशन हमें लिखना है। नरेशन लिखने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज। दैट मीन्स ये एंट्री बंद। अब अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री 2 जनवरी, तो ऊपर ईयर तो लिख ही चुके हैं, तो 2 जनवरी। अब इसको कैसे लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट कितना, 1,50,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट 1,50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, ठीक है। देन दिस एंट्री इज क्लोज। सर सब समझ में आ गया, ये LF का यूज़ क्या है ये नहीं पता है। लेजर फोलियो हमको पता है, जनरल एंट्री के बाद क्या होता है अगला काम, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम लेज़र बनाते हैं। आज दिन भर में जो भी लोग हमसे ख़रीद बेच रहे हैं सब करते जाते हैं। मंथ के एंड में आप सभी को बताया था मैंने कि हम लोग लेज़र बनाते हैं। लेज़र में सबका अलग अलग खाता बनाते हैं, अमित का अलग बनेगा, रोहित का अलग बनेगा, सबका अलग अलग। और महीने भर में जो भी उन्होंने हमसे ख़रीदा, बीच बीच में पैसा दिया, उसका बैलेंसिंग करते हैं हम यहाँ पे कि मान लो अमित ने हमसे इस महीने कितना ख़रीदारी किया, तो करीबन मान लेते हैं 1400 ख़रीदारी किया, बीच बीच में उसने पेमेंट भी कर दिया, तो मान लेते हैं कितना पेमेंट किया है, करीबन 400 रुपये पेमेंट कर दिया, 1000 रुपये बाकी है। तो इस तरह से अमित का अलग करेंगे, सुमित का अलग करेंगे, लेकिन मंथ के एंड में करते हैं, ठीक। तो लेज़र की कॉपी अलग होती है और इसकी कॉपी अलग, ठीक। अब हमें देखना है, मान लो यहाँ पे रेंट का भी बनाया है, कितना रेंट करीबन खर्चा हुआ, तो रेंट का जो है ना, रेंट जनरल एंट्री में तो नोटेड है, लेकिन इसका लेज़र कॉपी में किस पेज नंबर पे है। अब बैठ गया तो हम ढूंढे कॉपी पलट पलट के एक एक पेज, क्योंकि हर पेज पे अलग अलग खाता मेंटेन होगा, और उसका अगर पेज नंबर होता है
कि हाँ लेज़र में हमने रेंट का लेज़र किस नंबर पेज पे बनाया है, 15 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे बस 15 नंबर लिख देते हैं। यानी कि इससे देखने से ही पता चल जाएगा फटाक से कि अच्छा रेंट का है, रेंट का अगर खाता देखना है तो हम सीधे लेज़र में किस पेज पे जाएं, 15 नंबर पेज पे चले जाएं, फटाक से मिल जाएगा। तो ये मैनुअल अकाउंटिंग में ज़रूरत हुआ करती थी, अब तो कुछ नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आज भी, लेकिन कह सकते हो 5% पीपल्स आर मेंटेनिंग मैनुअल अकाउंटिंग। ठीक है, खाता बुक भी तो ऐप है। आज भी वही खाते मिलते हैं, लाल कलर की जो रजिस्टर नहीं होती मोटी सी, आपने देखा होगा, है ना, वो सब। हाँ, इंडियन एंट्री सिस्टम उसको बोलते हैं, अभी भी बहुत से लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं, हिंदी में पूरा होता है। ठीक है, इंडियन एंट्री सिस्टम। आपने देखो लाल कलर की कॉपी होती है, अंदर पीले कलर के पेजेस होते हैं, और जब शुरू करते हैं तो वहाँ स्वास्तिक बनाते हैं और उसमें लिखते हैं श्री गणेशाय जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो इस तरीके से पूरा लिखा जाता है उसमें। ठीक है, और उसको पूरा मेंटेन करते हैं हिंदी में, और वहाँ रुपीज़ को ऐसे लिखते हैं, और अगर 500 लिखना है तो 500 ऐसे लिखेंगे, और ये रुपये का सिंबल है। 50 पैसा, मान लो 45 पैसा है तो 45 पैसा यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये बड़ा ख़तरनाक है, आपने देखा हो, ये तो आपने देखा ही होगा। तो आजकल ना ये हिंदी वाला सिस्टम कर दिए, हटा दिए, अब लिखते हैं ऐसे 500 ऐसे भी कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे भी चलता है। ये वाला स्टाइल देखा होगा तुम लोगों ने, किराने स्टोर, बिल्कुल सही, गांव में अभी भी वही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्री के रिकॉर्ड करने का सिस्टम समझ में आ गया सब लोग को। तो इसी तरीके से ये सारी एंट्रीज़ को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्रेडिट की चीज़ को हमने किससे लिख दिया, 2 से, ऐसे लिखा जाता है 2 बाई। चलो, अब हम लोग को क्या समझना है, अब हम लोग को लेज़र समझना है। क्या समझना है, ये तो जर्नल एंट्री हो गया, क्या हो गई, जर्नल एंट्री। अब हमें क्या समझना है, लेज़र, यानी अगला स्टेप। व्हाट इज़ लेज़र, सबने पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेज़र को भी कई लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। लेज़र इज़ एन अकाउंट, मतलब इनका अकाउंट का बैलेंस चेक करो या लेज़र का बैलेंस चेक करो, बात एक ही है। अब लेज़र का मतलब क्या, पर्टिकुलर एक पार्टी से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होता है उसको एक जगह पे हम इकट्ठा कर देते हैं। जैसे अमित ने हमसे 1 तारीख को भी कुछ ख़रीदारी किया, 5 तारीख को भी कुछ ख़रीदारी किया, 10 तारीख को भी कुछ ख़रीदारी किया, 12 तारीख को भी कुछ ख़रीदारी किया, 25 को भी कुछ ख़रीदारी किया, 30 को भी कुछ ख़रीदारी किया, है ना। और जब जब ये ख़रीदारी करेगा हमसे, मैं सारी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करता जाऊँगा, जर्नल में। फिर मंथ के एंड में मैं क्या करूँगा, मैं अमित का लेज़र बनाऊँगा और फिर सारे ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा करूँ। कितना है, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन हुए, तो मैंने 6 ट्रांजेक्शन नोट कर लिए। टोटल कितना हो गया, 2500 रुपये। कुछ पैसा दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो 2500 रुपये मुझे उससे वसूलने हैं। दिस इज़ बैलेंस। तो कोई बार बार मैं इसको बात को हिट कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि सर लेज़र बनाते क्यों हैं, जो मकसद होता है ना वही उसकी डेफिनेशन होती है। ये लेज़र हम बना क्यों रहे हैं, दैट्स इट, टू गेट बैलेंस, है ना। जो भी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेज़र। क्या जानने के लिए, बैलेंस जानने के लिए। बैलेंस जानने के लिए जो भी हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, दैट दिस इज़ कॉल्ड लेज़र। और बताओ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बनाना ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमको बैलेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मैनुअल अकाउंटिंग में हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं, तो पूरे महीने के ट्रांजेक्शन्स नोट हो जाते हैं, फिर मंथ के एंड में लेज़र बना लेते हैं और उनका बैलेंस निकाल लेते हैं, और वही बैलेंस हम जाके उनसे तगादा करते हैं। तगादा मतलब वसूली। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग एक लेज़र का फॉर्मेट समझेंगे। लेज़र बनता कैसे, इसका फॉर्मेट। इसको पहले हम लेज़र जब भी बनाएंगे इसको 20 से हाफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसका कॉलम खींचते हैं, सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर LF नहीं होगा, जब जर्नल बनाते तो LF का इंडेक्स देखते थे,
उसके पेज नंबर के लिए, और जब लेज़र बनाएंगे तो जर्नल का इंडेक्स यानी कि जर्नल फोलियो नंबर। फिर क्या होगा, अमाउंट, कौन सा अमाउंट है ये, डेबिट। सेम यही फॉर्मेट लेफ्ट राइट हैंड साइड भी बनेगा, सेम यही, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, क्रेडिट, दैट्स इट, दिस इज द लेज़र। ठीक है, यही लेज़र है। अब सॉल्व द लेज़र में रिकॉर्डिंग कैसे होती है और कैसे इसको नोट करते हैं, इसको भी ज़रा समझते हैं हम लोग। पहले तो इतना समझ लो, हम ये बैलेंस हम निकालना चाह रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी चीज़ जब लिखी जाती है तो किससे स्टार्टिंग करते हैं, 2, और जब भी यहाँ पे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो किससे रिकॉर्ड करते हैं, बाई से। अब ये 2 बाई का कंसेप्ट भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग किस चीज़ का लेज़र, हम लेज़र तो हर एक चीज़ का बनाते हैं, कैश का बनाएंगे, रेंट का बनाएंगे, अमित का बनाएंगे, सुमित का बनाएंगे, मशीन का बनाएंगे, फर्नीचर का बनाएंगे, सबका खाता बनेगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के खाते बनाएंगे हम लोग। हर एक चीज़, हर एक अकाउंट का हम लोग लेज़र बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला लेज़र मान लेते हैं, पहला नाम आया है कैश, चलो कैश का लेज़र बनाते हैं। अब ज़रा समझिएगा कैश अकाउंट कैसे बनेगा, लेज़र कैसे रिकॉर्डिंग होती है। अगर तुमने जनरल एंट्री के लिए गोल्डन रूल की ज़रूरत होती है, लेकिन लेज़र बनाने के लिए गोल्डन रूल नहीं चाहिए, बस एंट्री समझनी है आपको। सबसे पहले एंट्री देखिए, कैश क्या हुआ है, कितने अमाउंट से, जो हुआ है वही यहाँ करना है। कैश डेबिट हुआ है 50,000 से, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दो कितना, 50,000 रुपये। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, जो हुआ है वही करना है। अब चूंकि हमने ऊपर कैश लिख दिया है तो अंदर कैश नहीं लिखते हैं, तो अंदर कैश नहीं लिखेंगे तो सब क्या लिखेंगे, तो उस कैश के अपोजिट वाले का नाम क्या है, रोहन। तो देखो 2 रोहन है, इसीलिए मैंने याद है 2 लिखा था, पहले ही लिख दिया 2 रोहन। डेट क्या है, 2020 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया, कंप्लीट। तो मैं हर एंट्री में देखना कैश है क्या, फिर इस एंट्री में देखो कैश है क्या, हाँ सर है, दूसरी एंट्री में फिर कैश है। अब बताइए कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, कितने से, 1,50,000 से। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम सीधे सीधे ऐसे सोचो, जितना पैसा आ रहा है उसको इकट्ठा जोड़ो, जितना पैसा जा रहा है उसको इकट्ठा जोड़ के माइनस कर लो, ऐसे है ना। लेकिन वो उसमें काफ़ी मेहनत आपको लगेगी, आप ऐसे स्टेटमेंट बना लोगे तो अपने लिए कंफर्म रहेगा। अब क्या है, क्रेडिट, कैश क्रेडिट हुआ है कितने से, 1,50,000 से। तो लेज़र में भी सेम चीज़ करना है, क्रेडिट हुआ है तो इसको भी क्रेडिट कर लीजिए, 1,50,000, अपोजिट वाले का नाम। अब डेबिट वाली चीज़ को हम लोग किससे लिखते हैं, बाई से डिनोट करते हैं, बाई रेंट अकाउंट। सर कैश क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कैश ऊपर हेडिंग डाल चुके हैं, अंदर कहाँ कैश बार बार लिखेंगे थोड़ी ना। ठीक, ये हो गया रिकॉर्डिंग। अब अगली एंट्री यहाँ से देख लेते हैं, कैश फिर डेबिट हुआ है कितने से, 4,000 से। तो 4,000 और 2 कंप्यूटर, कितने डेट है, 3 जनवरी। ये क्या था, 2020 2 जनवरी। हम लोग डेट एज्यूम कर रहे हैं। अगली एंट्री में फिर कैश है, क्रेडिट है कितने से, 35,000। तो जो है वही करो, 35,000 क्रेडिट है तो क्रेडिट कर लो, कैश क्रेडिट कर दिए। अपोजिट वाले का बस नाम यूज़ करना है, बाई कंप्यूटर अकाउंट 4 जनवरी। ठीक, नाउ नेक्स्ट कैश फिर क्या है, क्रेडिट है कितने से, 15,000, तो फिर कैश क्रेडिट करो 15,000 बाई दीपक 5 जनवरी। सही है। फिर कैश डेबिट है कितने से, 5,000। मैं इसको थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको 50,000 कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैश डेबिट कितना है, 50,000
अपोजिट वाले का नाम बताओ क्या है? तो 2 कमीशन हो जाएगा। किस डेट में है? 6 जनवरी। परचेज कर रहे हैं, मैं इसका अमाउंट कम कर रहा हूँ, वो मैं क्यों कम कर रहा हूँ बाद में बताऊँगा। परचेज देखो कितना है, डेबिट है ना, और कैश क्रेडिट है, तो कैश को ध्यान देना। तुम किसका लेज़र बना रहे हो? कैश का। तुम्हें कैश पे ध्यान देना है। कैश क्रेडिट है ना 5000 से। अपोजिट वाले का नाम बाई परचेज 7 जनवरी। कैश डेबिट हुआ है कितने से? 80,000, तो डेबिट कर दो 80,000 टू सेल्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुमने पकड़ लिया कैश बुक वाला पॉइंट। कैश आ रहा है तो इधर लिख रहे हो, कैश जा रहा है तो उधर ही लिख रहे हो, है ना, यही तो हो रहा है। और आपने पढ़ा भी है रूल, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। कैश जितना आ रहा है, अब आपने देखो टोटल आपने लिख लिया, अब करना कैसा है? अब हमें बैलेंसिंग करना है, इसमें बैलेंसिंग करना ही सीखना है आपको। सबको पता है ये आने वाला कैश और जाने वाला कैश, घटा दो बैलेंस पता चल जाएगा। लेकिन सिस्टम क्या होता है, कैसे करते हैं इसको? तो हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ टोटल का कॉलम खींच देते हैं। पहले टोटल का कॉलम खींच दे रहे हैं, ठीक है। और टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखा जाता है? जिधर का टोटल अधिक होता है। तो तुम देखो दोनों तरफ में से टोटल किधर का अधिक दिख रहा है? आई थिंक क्रेडिट का अधिक लग रहा है ना। मैंने कोशिश किया बढ़ाने का। रोहन को मैं 1,50,000 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 1,50,000 हो गया, ठीक है, बढ़ा दिया। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कैश आएगा 5,000 चला जाएगा 10,000, तो इसलिए कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। चलिए, तो कैश अब देखो आया ज़्यादा गया कम है, क्यों? सही है ना, इधर का ज़्यादा टोटल, तो इधर का टोटल पहले कर लो। 0 कितना है? 2,84,000। तो 2,84,000 यहाँ टोटल लिखा है, यही टोटल यहाँ पे भी लिख दो। सर गलत कर रहे हैं, यहाँ है तो नहीं टोटल, नहीं है तो डिफरेंस आया ना, तो जो डिफरेंस है वही बैलेंस है। तो डिफरेंस भी क्या है? हाँ, इसको टोटल करके इसमें से घटा दो, या फिर मेरा तरीके से बैलेंस निकालो। 0 रहेगा तभी नीचे 0 आएगा। 0 0 15 15 9 24 5 2 7 7 3 10 10 1 11 11 7 18 हो गया ख़त्म। 79,000 बैलेंस आएगा। बैलेंस नीचे है यहीं पे इसी टोटल के जस्ट ऊपर। इसीलिए देखो एक लाइन मैंने छोड़ रखा था, बाई बैलेंस। पहले तो क्लोजिंग करोगे ना, कैरिड डाउन। ये हो गया 31 जनवरी। क्लोजिंग कब करते हैं? मंथ के एंड में। हालांकि आप लोग कैश बुक जो सोच रहे हो ना, कैश का लेज़र है, कैश बुक तो हर दिन मेंटेन होता है, हर दिन क्लोजिंग निकलती है। तो यहाँ पे तो क्लोजिंग 31 जनवरी को मैंने क्लोजिंग कर दिया, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन किस लिए यूज़ करते हैं? आगे बढ़ाने के लिए। कैरी करके आगे ले जाओ, डाउन नीचे लेके आओ। 79,000 बैलेंस है। यही बैलेंस अगले महीने की 1 तारीख को क्या कहलाता है? ओपनिंग। तो आगे यही लेज़र आगे बढ़ेगा। ये बैलेंस कैसा है? ये अब सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ये 79,000 बताओ डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट में लिखा है इसलिए तुम लोग को लग रहा है, लेकिन क्रेडिट नहीं है, डेबिट बैलेंस है। कैसे 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 कैसे? क्योंकि इधर का टोटल याद है ना, 284 आया था, और इधर का टोटल कम था ना, 105 हुआ होगा, 1,05,000 रहा होगा, ठीक है। इधर क्रेडिट साइड का टोटल, तो ये कट गया, बचा कितना? तो ये 79,000 मतलब किधर का बचा है? इधर का टोटल जो था ये कितना आया था? 1,05,000। डेबिट साइड का ही बचा ना। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल किधर का अधिक था बताओ, ये बताओ। डेबिट का ना, और क्रेडिट का आपको पता है, डेबिट क्रेडिट तो अपोजिट है। तो ये डेबिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट का बैलेंस है। मैं कहता हूँ इसको प्लस, इसको क्या कहता हूँ? माइनस। जोड़ो ना,
जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन बचेगा? ये -1,05,000 यहाँ माइनस यहाँ पे +1,05,000 खत्म कर देगा, तो यहाँ पे जो बचेगा 79,000 ये प्लस वाले नहीं डेबिट बैलेंस ही तो बचा। अब समझ में आया? तो सर जी ऐसे भी समझ सकते हो। अरे वो 1,05,000 वो सर 2 लाख हो चुका है ना, 284 है सर, उसमें से 105 को माइनस कर लिया है। एक मिनट, 105 नहीं था, मैंने टोटल मैंने गलत लिख दिया, 205 होगा, सॉरी मैंने भी गलत ही लिखा। देखो कैश अकाउंट है, अभी भी कैश अकाउंट का तुमको डेबिट बैलेंस आया था, डेबिट और क्रेडिट, तुम ही कहते हो डेबिट है तो प्लस, क्रेडिट है तो माइनस, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो 2,84,000, सॉरी मैंने वहाँ 15 लिख दिया था, 205 होगा। 2,05,000 रुपये यहाँ का टोटल आ रहा था, यहाँ तक का, ठीक है। डेबिट हुआ है कितना, क्रेडिट हुआ है कितना, ठीक है ना। तुम ऐसे समझो ना, आया 2,84,000 है, गया कितना है 2,05,000 रुपये, बचा कितना होगा, बचा तुम्हारे इसी साइड में ना होगा। और प्लस माइनस का तो क्या है, माइनस इधर से काटो, इधर से प्लस काटो, तो इधर ही ना बचेगा 79,000 कि वहाँ बचेगा 79,000। हाँ है, मेरे पास है, क्लोजिंग आपके काउंटर में पड़ा रहना चाहिए, काउंटर में देख लो, काउंट कर लो, सेम होना चाहिए। उधर आ जाता ज़्यादा, ऐसा नहीं होता, कैश में ऐसा नहीं होता, बैंक में हो सकता है, कैश बुक में तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैश आए 10,000 चला जाए 12,000, तुम्हारी जेब में आए 10,000 तुम्हारी जेब से चला जाए 12,000। अब ये बात मत करो कि पहले का पैसा था, ये नहीं, तुम्हारा जेब खाली है, आज मैंने तुम्हें 10,000 दिया तो तुम जाके मार्केट में क्या 12,000 पे कर दोगे? सिंपल सी चीज़ है, कैश कभी माइनस में होगा ही नहीं, कैश ख़त्म, ज़ीरो हो सकता है लेकिन कैश माइनस नहीं हो सकता। बैंक में माइनस चल सकता है, कैसे? ओडी, ओवरड्राफ्ट, बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, लोन का सिस्टम होता है, तो इसलिए वहाँ माइनस चल सकता है, वहाँ माइनस एक्सेप्टेबल है। हाँ कभी बार ज़रूरत होती है ना, मेरे को पार्टी को पेमेंट करना है 1,10,000 का, मेरे खाते में 1,00,000 रुपये पड़ा है, लेकिन इमीडिएट मेरे को ज़रूरी है, मेरे को पेमेंट करना, तो मैं बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ यार 10,000 रुपये की ओडी उपलब्ध करा दो, मैं आपको इसको जल्द से जल्द रीपे कर दूँगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का सबसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, इसीलिए ओडी जल्दी यूज़ नहीं करते बिजनेसमैन, बहुत कम ही टाइम पे यूज़ करते हैं। उसमें कैश डिपॉजिट भी होता है सर। हाँ वो होता है सीसी लोन अकाउंट, जो तुम कह रहे हो, जो नॉर्मली बिजनेसमैन जिससे अपना ज़्यादातर यूज़ करता है वो सीसी लोन अकाउंट होता है। हाँ तो सीसी लोन अकाउंट उसको बोलते हैं, कैश क्रेडिट लोन अकाउंट। तो वो क्या होता है, एकदम क्रेडिट कार्ड जैसा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में 1,00,000 की लिमिट मिल गई, आप 1,00,000 तक परचेजिंग करो, जमा भी करो, फिर यूज़ करो, फिर जमा करो, तो उसी तरह से एक सीसी लोन अकाउंट होता है। तो सीसी लोन अकाउंट मान लो मैंने 50 लाख का ओपन मेरा हो गया, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को बैंक ने 50 लाख की लिमिट दे दी, तो मैं 10 लाख आज यूटिलाइज़ किया, मैंने गुड्स परचेज़ किया, 10 लाख मेरे ऊपर लोन चढ़ गया, फिर मैं उसे जमा करा देता हूँ, जब सामान बेचता हूँ जमा करा देता हूँ, फिर से मेरी लिमिट हो गई कितनी की, 50 लाख की। ओडी अकाउंट में सीसी लोन होता है। सीसी लोन अकाउंट और ओडी अकाउंट में फ़र्क है। सीसी लोन अकाउंट पे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे होता है, ओडी पे। ओडी करंट अकाउंट में आपको मिलता है, आप जो बोल रहे हो। तो ज़्यादातर तुम बड़े बड़े बिजनेस आरकेबी के, गोरखपुर में आरकेबी के हैं, आपके तनिष्क हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, जिनका सीसी लोन अकाउंट चलता है। तो सारे बिजनेसमैन सीसी लोन अकाउंट से ही चलाते हैं, क्योंकि ओडी पे इंटरेस्ट देते देते वो थक जाएंगे। ओडी पे इंटरेस्ट अच्छा खासा होता है, जबकि सीसी लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट नॉर्मल रेट लोन की तरह होता है ना, वो लोन है। आपको समझ में आया डेबिट बैलेंस कैसा है? तो सर कल को पूछेंगे, कोई भी आपसे पूछता है सर बैलेंस किधर का होता है, तो सीधे से जिधर का टोटल अधिक उधर का बैलेंस। अगर टोटल डेबिट का अधिक है तो डेबिट का बैलेंस होगा, अगर डेबिट ही बैलेंस, बिल्कुल ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह से किसका लेज़र बनेगा सर? रोहन का बनेगा। इसी तरह से किसका बनेगा? रेंट का बनेगा। इसी तरह से किसका बनेगा? कंप्यूटर। इसी तरह से दीपक, इसी तरीके से कमीशन, इसी तरीके से परचेज, इसी तरह से सेल्स, सबका अकाउंट बनेगा, ठीक है। और इससे हमें सबका बैलेंस पता, अभी कैश का बैलेंस पता चल गया 79,000 पता चल गया। इसी तरीके से हमें रोहन का बैलेंस पता चल जाता है, रेंट का बैलेंस पता चल जाता है, सबका बैलेंस पता चल जाएगा। तो वेरी सिंपल लेज़र। कुछ आइडिया मिला? आज हमने जर्नल एंट्री क्लियर की, लेज़र क्लियर किया,
मुझे पता अभी लेज़र में कुछ कन्फ्यूज़न है। तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। कल हम लोग एक जर्नल एंट्री पहले करेंगे, मैं आपको एक जर्नल एंट्री दूंगा, उस जर्नल एंट्री को करेंगे आप लोग, उस पर फिर आप लोग लेज़र बनाएंगे, और लेज़र बनाने के बाद हम लोग सीधे बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख लेंगे। ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं ना भाई, लेज़र हमने सही बनाया कि गलत, इसको चेक भी करना होता है। तो हम लेज़र को ट्रायल करते हैं, जो बैलेंसेस होते हैं ना, बैलेंसेस को ट्रायल मतलब चेक करना, तो बैलेंस ट्रायल को करने को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे और सीधे फाइनल अकाउंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस मैंने कह रहा था ना 31 जनवरी को क्लोजिंग है, ये डेबिट बैलेंस है ना, तो ये 1 फरवरी को, एक मिनट, टू बैलेंस, हाँ ब्रॉड ये ओपनिंग आ जाएगी। तो मैं इसको क्यों मैं आपसे पूछ रहा था डेबिट बैलेंस, ताकि आप बोलो कि हाँ डेबिट बैलेंस है, तभी तो डेबिट साइड में उठ के आएगी। ये बैलेंस कहाँ का था, डेबिट का था ना, इसीलिए उठ के किधर आ रहा है, डेबिट साइड में। ये 79,000 ये हमारा डेबिट, ये हमारा पहले से कैश पड़ा हो, फिर आएगा फिर जाएगा, फिर अगले महीने का फिर ट्रांजैक्शन होगा। और ध्यान रहे, कैरी डाउन क्लोजिंग के लिए और ब्रॉड डाउन ओपनिंग। ओपनिंग कब होती है, मंथ के स्टार्ट में होगी या अगले दिन होगी, और क्लोजिंग कब होगी, क्लियर, मंथ के एंड में। अब फोटो खींच लो।